हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, हम सभी ने कल सीडीपी में क्या पढ़ा था? बुनियादी शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ओके, तो आज आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए, फिर इसके बाद हम तुरंत ही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप कल पढ़ ही चुके हैं, इसलिए यहाँ पर केवल इसे अभी पढ़कर ही बता दिया जा रहा है। ठीक है, कल आप समझ गए होंगे क्या टॉपिक है, क्या मसला है सारा, इसलिए अब यहाँ पर केवल इसे पढ़कर बता दिया जा रहा है। तो और फिर इसके बाद नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केवल ये एक पेज में है बुनियादी शिक्षा, और ऐसे ही एक पेज में है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, आप शॉर्ट में समझिएगा, बहुत जल्दी समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल आप समझ ही चुके हो इसे वैसे, लेकिन इसे इस पेज में हमने आज ही लिखा है, तो आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, फिर न्यू टॉपिक हम चलेंगे। ठीक है, टाइम कम है, काम बहुत सारा है ना, तो आप ध्यान से सुनिएगा ज़रा। ओके, चलिए चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बुनियादी शिक्षा, जिसका नाम दूसरा नाम वर्धा योजना है, जिसका एक नाम नई तालीम भी और दूसरा नाम उसका बुनियादी तालीम भी है। ठीक है, ये है बुनियादी शिक्षा के बारे में देख रहे हैं कि क्या थी ये। तो देखिए, इसके जो प्रतिपादक थे ना, वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी ने एक बार क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हरिजन। और इस हरिजन नाम की पुस्तक में उन्होंने शिक्षा में जितनी खामियां थी ना, जितनी कमियां थी ना, उन सभी कमियों को लिख दिया। जब लिख दिया तो एक बार ऐसा हुआ कि 1936 में एक अखिल भारतीय तालीम संघ की स्थापना हुई। ठीक है, और फिर 1937 में क्या हुआ, एक बार की बात थी कि जब 1937 में अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन हुआ, और तभी इसी आयोजन में गांधी जी ने अपनी जो हरिजन पुस्तक में जो लिखा था ना, शिक्षा की खामियों को जो बताया था, उन्होंने हरिजन पुस्तक की सारी खामियों को इस अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में रख दिया। यानी कि हरिजन पुस्तक में तो छोटे रूप में उन्होंने बताई, या हरिजन पुस्तक में तो उन्होंने छोटे रूप में शिक्षा की खामियां बताई थी। ठीक है, छोटे रूप में। लेकिन यहाँ जब वर्धा में सम्मेलन हुआ, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ, तो उन्होंने यह विस्तृत योजना प्रस्तुत की कि शिक्षा में ये कमी है, आज की शिक्षा में ये कमी है, आज में ये कमी है। तो ये बात है 1937 की, सारी उन्होंने बात बता दी। और जैसे उन्होंने ये बात बताई तो सबने कहा कि अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि कैसी शिक्षा हो? तब गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक बुनियादी शिक्षा हो। बुनियादी शिक्षा ऐसी जिससे हमारे यहाँ के बच्चे अपना नाम रोशन कर पाएँ, जिससे हमारे यहाँ के बच्चे कुछ सीखें, बेस उनका सही हो, शिक्षा से संबंधित वो बात सीखें। ठीक है, तो गांधी जी ने ये सारी बात कही। ठीक है, तभी उन्होंने यह बुनियादी शिक्षा योजना, तो गांधी जी ने इसी सम्मेलन में 1937 में बुनियादी शिक्षा योजना एक नाम दिया। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि शिक्षा की सारी खामियां दूर हो जाएं, और वो जो खामियां दूर करने वाली योजना हो वो हो बुनियादी शिक्षा योजना। ठीक है, तो उन्होंने बुनियादी शिक्षा योजना दी, जिसका एक नाम बुनियादी शिक्षा है, दूसरा नाम वर्धा योजना है, तीसरा नाम नई तालीम और चौथा नाम बुनियादी तालीम। ठीक है, ये सब नाम है इसके। जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा थी ना, जो 1937 में दी गई थी, उसी को विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स के नाम से जाना जाता है अब। ठीक है, अभी इस टाइम विश्वविद्यालय स्तर पर बुनियादी शिक्षा को फाउंडेशन कोर्स के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ये देखो कि इसके उद्देश्य क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके उद्देश्य क्या थे? देखो, ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझना है ना, तो कल वाली वीडियो देखना जो हमने लाइव की थी। ठीक है, शाम को वो देखना, उसमें टॉपिक बताने की कोशिश की थी और बताया भी था, शायद आपको समझ भी आया होगा, उसे देख लेना एक बार। यहाँ शॉर्ट में समझाया जा रहा है। ठीक है, तो गांधी जी ने जो बुनियादी शिक्षा के बारे में कहा था, तो उसके उद्देश्य क्या थे? गांधी जी ने कई उद्देश्य लिए और कहा कि देखो, बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है कि जितने भी 7 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। और फिर दूसरा पॉइंट था, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो अंग्रेज हमारी छाती पर 200 साल तक राज करके गए हैं, और तो हमारे यहाँ के बच्चों को ये लोग अंग्रेजी सीखने के लिए मजबूर करते रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे सीख नहीं पा रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि जो शिक्षा का माध्यम वो उनकी मातृभाषा में हो, उनकी खुद की भाषा में हो, उनकी मदर टंग में हो, जिससे वो स्वावलंबी बन सकें। जिससे वो स्वावलंबी बन सकें, हम ये चाहते हैं। तो गांधी ने पहला पॉइंट दिया
कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। दूसरा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। तीसरा था कि विद्यार्थियों की जैसी अभिरुचि है ना, यदि वो 1 2 3 पढ़ना चाहते हैं, छोटा बड़ा पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें उस हिसाब से पढ़ाया जाए। ये नहीं है कि वो छोटा बड़ा पढ़ना चाह रहे हैं और आप उन्हें दे दें बड़े बड़े सेंटेंस बनाने के लिए हिंदी में। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे ABCD पढ़ने लायक हैं और आप उन्हें सेंटेंस पढ़ा रहे हो अंग्रेजी के। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों के, विद्यार्थियों की अभिरुचि के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। और शिक्षा भी ऐसी जो व्यावसायिक हो, बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो ना, उस चीज़ में उन्हें लगाना चाहिए, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है। और जो गांधी जी थे ना, गांधी जी ने अपनी इस बुनियादी शिक्षा में बहुत जोर दिया हस्तशिल्प पर और कृषि पर। ठीक है। वर्धा योजना कैसी थी? वर्धा योजना में व्यवहारिक शिक्षा और नैतिकता को महत्व दिया था गांधी जी ने। ये कहा कि ये व्यवहारिक शिक्षा होगी और इसमें नैतिकता को विशेष महत्व दिया जाएगा। गांधी जी ने सब ये बात टॉपिक रखे, सारे पॉइंट्स रखे। ठीक है। और देखो गांधी जी ने क्या कहा था, देखिए नीचे वाले पॉइंट को। गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य, इसे पढ़िए इस वाले को, इसको। गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास करना है। यानी गांधी जी चाहते थे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी बुनियादी शिक्षा दी जाए। ठीक है। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे का तो सर्वांगीण विकास करना है, लेकिन बच्चे को जो पढ़ाने वाला होगा ना, वो शिक्षक भी चरित्रवान और नैतिकवादी होना चाहिए। वो नैतिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे वो बच्चे का सर्वांगीण विकास कर पाए। ठीक है। तो ये टॉपिक था जो कल हमने आपको पढ़ाया था। ओके। वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा, इसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ लेना, काफ़ी अच्छा है। इसके बाद हमने पढ़ा था आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसे और थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए बस। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसको सुनिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी ना 1986, इसी के सुझाव पर 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1986 के सुझाव पर 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था। ये किससे संबंधित था? ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। जो प्राइमरी कॉलेज होते हैं, प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं 1 से 5 तक, उसी से संबंधित था ये। ठीक है। किसके सुझाव पर आई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर इसे 1987 में शुरू किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को। ठीक है। और ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? ध्यान से देखिए। इसका उद्देश्य था कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम ये सारी सुविधाएं होनी ही चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहता था कि जो प्राइमरी विद्यालय है ना, उनमें न्यूनतम ये सारी चीज़ होनी चाहिए। कौन कौन सी? चौक, डस्टर, बुक, पहेली, खेल सामग्री, खिलौना, फर्नीचर, चटाई, गणित किट, ये सब होना ही चाहिए। और जहाँ भी ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होंगी प्राथमिक विद्यालय में, तो वहाँ ये इस ऑपरेशन के थ्रू उपलब्ध कराया करते थे। ठीक है। यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था कि प्राइमरी स्कूलों में ये सारी चीज़ें जो बच्चों के खेल खिलौने से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, वो सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। जहाँ नहीं होंगी वहाँ हम उपलब्ध कराएंगे। ये उपलब्ध कराते थे। ठीक है। ये उपलब्ध कराते थे, जहाँ नहीं होती थी ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराते थे। और देखो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहा गया कि प्राइमरी जो स्कूल है ना, उनमें और क्या ज़रूरी है, तो ध्यान से सुनिए क्या ज़रूरी है। देखो OBB का मतलब ये लिखा ना, OBB, इसका मतलब ये है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है। इसके तहत क्या कहा गया कि स्कूलों में ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? एक बरामदा हो, 2 कमरे हों और 2 शिक्षक हो। इतना तो कम से कम प्राइमरी स्कूल में होना ही चाहिए कि एक बरामदा होना चाहिए, 2 कमरे हों, 2 शिक्षक हों, और जो 2 शिक्षक होंगे ना, उनमें एक महिला होनी ही चाहिए। ठीक है। ये सब कहा गया था। ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था 1987 में। ठीक है। शुरू किया गया। और ऑपरेशन का जो अर्थ है ना, उसका नाम है युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर किसी कार्य को शीघ्रता से पूरा करना। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर, ठीक है, किसी कार्य को शीघ्रता से पूरा करना। ओके। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ये भी कहा गया कि जो प्राइमरी स्कूल होगा ना, उसके जो कमरे होंगे, जैसे 2 कमरे बताए हैं, तो उसके कमरे होंगे वो ताज़ी हवा वाले होंगे, मतलब खुली हवा आएगी, उसमें खुला वातावरण भी वहाँ होना चाहिए। शौचालय पर भी जोर दिया गया। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन इसमें 2 संशोधन भी हुए, क्योंकि ये 1987 में आया था ना, और इसमें कहा गया था कि 2 कमरे, 2 टीचर, 1 बरामदा होना चाहिए, और सारी सुविधा की चीज़ होनी चाहिए वहाँ पर, जैसे क्लास में होती हैं।
ये कहा गया था। फिर इसी में 1987 वाले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में इसी ऑपरेशन में 2 संशोधन हुए थे। तो जो पहला संशोधन था ना, संशोधन का मतलब ये होता है किसी चीज़ में कोई कमी है तो उसको सुधारना, या फिर उसमें कोई चीज़ की कमी है, कुछ चीज़ कम पड़ रही है तो उसमें और जोड़ देना, ठीक है, ध्यान रखना। तो 2 संशोधन हुए। पहला हुआ था 1992 में। 1992 में ये कहा गया कि आपने जो कहा है कि 2 कमरे होने चाहिए, तो अब शिक्षा का दायरा थोड़ा सा बड़ा हो और उसमें 2 की जगह 3 कमरे होने चाहिए और 3 शिक्षक होने चाहिए। पहले 2 कमरे 2 शिक्षक 1 बरामदा था, अब 3 कमरे 3 शिक्षक होने ही चाहिए। और पहले तो केवल प्राइमरी लेवल की थी, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी लेवल तक बोला था, लेकिन अब यहाँ 1992 में जब संशोधन किया गया तो यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर तक भी इसका विस्तार करने का प्रयास किया गया, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर तक इसका विस्तार करने का प्रयास किया ही गया था इसको, ठीक है, इसको स्टार्ट भी किया गया था। फिर एक और संशोधन हुआ 1993-94 में। अब इसमें ये जो बात थी ना, ये वाली बात, इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया, ठीक है, इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया। जो 1992 वाला संशोधन था, इसमें जो सेकंड बात थी कि उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार किया जाए, तो यहाँ 1993-94 में इसका विस्तार कर दिया गया था इसका, ठीक है। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, इसमें देख लीजिए। अभी वो आपने ऊपर जो पढ़ा वो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए था, यहाँ टीचर के लिए है, इधर टीचर के लिए है, ठीक है। टीचर के बारे में क्या है इसमें, पहला है पी मोस्ट, ठीक है, इसमें है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर, ठीक है। इसमें अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास है। इसमें क्या है, पी मोस्ट में क्या है, इसकी फुल फॉर्म थोड़ी देख लेना सही से, ठीक है। इसमें है क्या, इसमें ये बताया है कि जो हमने आपको सामग्री उपलब्ध कराई है ना, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत जो सामग्री उपलब्ध कराई गई है ना, कि फर्नीचर होगी और चौक डस्टर, ये सारी चीज़ें बताई थी ना ऊपर, ये सारी चीज़ें हैं ना, देखो ये प्राथमिक विद्यालय में इतनी चीज़ होनी चाहिए, जिन पे नहीं है उनको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू दी जाती थी। तो अब जो पी मोस्ट हम लोग देख रहे हैं ना, PMOST जो हम देख रहे हैं, तो उसमें ये कहा गया कि ये जो चीज़ें उपलब्ध कराई गई ना, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं, तो इनमें क्या है, इनका समुचित प्रयोग करना उस टीचर को आना चाहिए जो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल में आया है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, उपलब्ध कराई गई सामग्री का समुचित प्रयोग सिखाना, ठीक है। टीचर को सिखाना है कि तुम इनका प्रयोग कैसे करोगे, इनका यूज़ कैसे करोगे। ऐसा नहीं है कि चौक ले ली और तो तड़ के अपने आप फेंकते जा रहे हैं, चौक बच्चों को मारने में काम ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। चौक का यूज़ करना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पॉइंट है SOPT, देख रहे हो, सॉफ्ट देख रहे हो, इसमें फुल फॉर्म देखो, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि अध्यापक को बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा और अधिगम अपनाने के लिए जोर देना होगा, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए जोर देना होगा। जोर कैसा, जैसा बच्चा चाहते हैं ना पढ़ना, वैसा पढ़ाना होगा, ठीक है। यानी कि इसमें ये कहा गया कि टीचर को बाल केंद्रित शिक्षा अधिगम अपनाने के लिए ध्यान देना होगा, ठीक है, और ध्यान देना होगा, प्रोत्साहित करना होगा, और क्या है, और सामग्री का समुचित प्रयोग का विकास करना सिखाया टीचर के लिए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट टीचर के लिए हैं। पहले वाले पॉइंट में बताया गया था कि जो हमने सामग्री आपको उपलब्ध कराई है ना, उसका आप समुचित प्रयोग करना सीखें, टीचर के लिए कहा गया। दूसरे में कहा गया कि टीचर को चाहिए कि अब वो छात्र केंद्रित शिक्षा समझे, ठीक है, छात्र केंद्रित शिक्षा को आगे बढ़ाए और बच्चों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करे, ठीक है, और सामग्री का समुचित प्रयोग करे, ओके। तो हम लोगों ने ये 2 टॉपिक पढ़ लिए जो कल पढ़े थे, ठीक है, इसको आपने समझ लिया होगा बड़ा थोड़े थोड़े में। जो अब मेन टॉपिक है वो है मापन, आकलन एवं मूल्यांकन, ठीक है। तो इसे देखिए, मापन, आकलन और मूल्यांकन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आता ही आता है, ठीक है। यदि आपने ये टॉपिक यहाँ सही से पढ़ लिया तो वहाँ पर अच्छी तरह आंसर कर ले जाओगे, ठीक है। तो हम इन 3 चीज़ों को देखेंगे, मापन क्या है, आकलन क्या है और मूल्यांकन क्या है, ठीक है। आपको शायद अभी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि रात का टाइम है, बहुत तेज़ बोल नहीं सकते ना ज़्यादा कि बाहर तक आवाज़ जाएगी, बहुत तेज़, इसलिए थोड़ा ऐसे ही सुनना, समझने की कोशिश करना। वैसे इतनी कम नहीं आ रही होगी क्योंकि हमारी आवाज़ वैसे ही बहुत तेज़ निकलती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम लोग ये टॉपिक ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखेंगे मापन क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, मापन। तो मापन को देखते हैं।
मापन क्या है? इसमें नंबर के हिसाब से बच्चों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है और ये क्या है? मात्रात्मक पहलू से संबंधित है। ठीक है, नंबर के हिसाब से बच्चों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। आप कोई चीज़ मापते हो, जैसे आप अपने घर में तेल लेकर आए तो वो माप कर ही तो दिया जाता है ना, कितना लीटर हुआ, क्या हुआ। पेट्रोल लेकर आए, माप कर दिया जाता है ना। तो मापन वही है, नंबर के हिसाब से। और जो मापते हो आप, वो नंबर ही तो होते हैं कि 5 लीटर है, 6 लीटर है, 10 लीटर है, या 5 किलो है, 6 किलो है, 20 किलो है, कहते हैं ना। तो नंबर के हिसाब से बच्चों की योग्यता का निर्धारण किया जाए। जैसे किसी ने परीक्षा दी, अब उसके 100 में से नंबर आ गए 80। ठीक है, तो ये मापा ही तो गया है, मापन ही तो है ये। नंबर के हिसाब से जो आकलन किया जाता है, नंबर के हिसाब से जो योग्यता का निर्धारण किया जाता है, वो होता है मापन। ठीक है, और ये मात्रात्मक पहलू से संबंधित है। ओके, ध्यान रखना। यानी कि क्वांटिटिव है ये, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटिव है। इसमें क्वांटिटी देखी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहला था मापन, दूसरा है आकलन। जो मापन है ना, इसे कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, इसे कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, मापन का मतलब मेजरमेंट, असेसमेंट का मतलब, आकलन का मतलब असेसमेंट। ठीक है, तो देखिए मापन आप समझ गए होंगे कि नंबर के हिसाब से बच्चों की योग्यता का निर्धारण किया जाता है। और ये मात्रात्मक पहलू है क्योंकि क्वांटिटिव है ना, ये क्वांटिटिव माने मात्रात्मक। ठीक है, यानी गिनतियों के हिसाब से। ठीक है, ओके। अब देखिए दूसरा आकलन। आकलन का मतलब क्या है? आकलन आप जानते हो ना कि जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो तो आकलन करते हो, बच्चा सही है या नहीं है पढ़ने में, और कैसा पढ़ता है, ये कैसा समझता है, इसकी समझने की शक्ति कैसी है, देखते हो ना, तो वही आकलन होता है। ठीक है, वही आकलन होता है। आप क्लास में पढ़ा रहे हो लेकिन आप देख भी रहे हो कि बच्चा किस तरह पढ़ रहा है, बच्चा किस तरह समझ रहा है, तो ये आकलन ही तो आप कर रहे हो। तो आकलन में क्या लिखा है? देखिए पहला पॉइंट देखिए, ये अधिगम के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन हमेशा अधिगम के दौरान अधिगम यानी कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, उसके दौरान चलती है ये प्रक्रिया, अधिगम की, आकलन की। ठीक है, ध्यान रखना। आप क्लास में हो, पढ़ा रहे हो बच्चों को, और आप देख भी रहे हो कि कैसा पढ़ रहा है बच्चा, रीडिंग कैसे कर रहा है, बोल कैसा रहा है, लिख कैसा रहा है, तो यही तो आकलन हो रहा है बच्चे का। ठीक है, तो आकलन क्या है? आकलन अधिगम के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरा देखिए, किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना आकलन कहलाता है। ठीक है, जानकारी इकट्ठी कर रहे हो, हमने बताया ना, आप क्लास में पढ़ा रहे हो, अब आप बच्चे को देख रहे हो, बच्चा पढ़ रहा है, लिख भी रहा है, और किस तरह लिख रहा है आप ये भी देख रहे हो, तो आप बच्चे के बारे में जानकारी तो इकट्ठी कर रहे हो। ये जानकारी तो है कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, कैसे लिख रहा है, कैसे सोच रहा है, अब ये सब देख रहे हो, तो जानकारी तो इकट्ठी कर रहे हो, तो यही तो आकलन है। ठीक है, पहला पॉइंट था कि आकलन अधिगम के दौरान चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट था कि किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना आकलन है। और तीसरा जो पॉइंट है वो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट देखिए, ये मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया है। पहले आकलन होगा, फिर मूल्यांकन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया, परंतु मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप किसी बच्चे का आकलन कर लेते हो, सही से देखभाल कर लेते हो कि हाँ बच्चा इतना होशियार है, इतना होशियार है, आपने एक टेस्ट कॉपी दे दी बच्चे को और एक टेस्ट करने के लिए दे दिया, तो आप उसे देख तो रहे थे कि वो क्या क्या लिख रहा था टेस्ट में। ठीक है, क्या क्या लिख रहा था, कैसे लिख रहा था, राइटिंग कैसी है उसकी, लिखने का तरीका कैसा है उसका, आपने वो सब देख लिया, तो ये तो था आकलन। लेकिन जब बच्चे ने सब कुछ लिख लिया और लिखकर आपको कॉपी जमा कर दी, तो आपने क्या किया? अब आपने उसकी कॉपी का मूल्यांकन किया। ठीक है, उसको मूल्य दिया। आकलन में आपने उस बच्चे के गुण देखे, उसकी सारी क्रियाएं देखी, वो कैसे कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, आपने उसकी सारी क्रियाएं देखी, सारे गुण देखे, सब कुछ देख लिया आपने। देखने के बाद उस बच्चे ने जब कॉपी जमा कर दी आपको, तो आपने अब उसकी सारी क्रियाएं गुण तो देख लिए, लेकिन अब आपके पास उसकी कॉपी भी आ गई, तो अब आप उसकी कॉपी को भी देख रहे हो। अब आप क्या करोगे? उसकी कॉपी का मूल्यांकन करोगे। ठीक है, क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे। तो आकलन ऐसी प्रक्रिया है जो मूल्यांकन से पहले होती है। ठीक है, और जब आपने आकलन करके मूल्यांकन के लिए उसकी कॉपी ली, तो आपने क्या किया? उसको नंबर दे दिया। तो आकलन ऐसी प्रक्रिया है जो मूल्यांकन से पहले होगी, लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत ही आते हैं ये। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा जो सारा काम कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? आपको कॉपी चेक कराएगा इसलिए तो कर रहा है वो, यानी कि आप उसकी कॉपी का मूल्यांकन करोगे इसलिए तो कर रहा है वो। तो क्या है? ये
मूल्यांकन से पहले होती है, लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है। ये सारी जो क्रिया मूल्यांकन के लिए ही तो हो रही है। तो चाहे इसमें आकलन हो चाहे कुछ भी हो, है तो आकलन मूल्यांकन से पहले की प्रक्रिया, लेकिन मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखना। और आकलन क्या एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, एक संक्षिप्त प्रक्रिया है ये। ओके, जब तक आप देख रहे हो तभी तक तो आप उसका आकलन कर पा रहे हो। नहीं देखोगे तो कहाँ से आकलन कर पाओगे ना, संक्षिप्त प्रक्रिया है ये। ओके, अब आकलन होते हैं दो प्रकार के, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। आकलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है रचनात्मक और दूसरा योगात्मक। रचनात्मक का मतलब तो फॉर्मेटिव, इसको रट लेना, दिमाग में ऐसा बैठा लेना कि भूल ना जाओ, क्योंकि एक नहीं 10 बार पूछा गया, 10 बार नहीं हर बार पूछा जाता है। आकलन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक फॉर्मेटिव और एक सुमेटिव, ठीक है, यानी कि रचनात्मक और योगात्मक। तो फॉर्मेटिव क्या होता है? पढ़ाने के दौरान जो आकलन किया जाता है ना, वही होता है फॉर्मेटिव, ठीक है। पढ़ाने के दौरान हमने बताया ना, आप क्लास में पढ़ा रहे थे, एक बच्चा कॉपी पर लिख रहा था, क्वेश्चन आंसर कर रहा था, आपने टेस्ट दे दिया करने के लिए, वो टेस्ट कर रहा था फिर तो अब आप उसका आकलन कर रहे हो, आप देख रहे हो कैसे पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, कैसे लिख रहा है, लिखने का तरीका क्या है। तो यही तो है पढ़ाने के दौरान आकलन, और क्या है, यही तो है। इसे कहते हैं फॉर्मेटिव, ठीक है, जो पढ़ाने के दौरान किया जाए, पढ़ाई के साथ किया जाए, वो है फॉर्मेटिव। इसमें यही बहुत अच्छा आकलन होता है। कैसा आकलन होता है? यही बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की कमियां, अच्छाई सब नज़र आ जाती है। इसी को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, जो पढ़ाने के दौरान किया जाता है। दूसरा होता है योगात्मक यानी सुमेटिव, ये साल के अंत में किया जाता है, ठीक है, ये आकलन साल के अंत में किया जाता है। अब इसमें अंतर समझो। फॉर्मेटिव ऐसा आकलन है जैसे बच्चे को आपने आज टेस्ट करने के लिए दे दिया और आज ही आपने उसे नंबर दे दिए 100 में से 90, ठीक है, ये हो गया आज का आकलन। ये होता है फॉर्मेटिव, पढ़ाई के दौरान किया जा रहा है। आपने अभी उसे पढ़ाने के लिए दिया, अभी टेस्ट लिया और आपने उसको अभी नंबर दे दिए, ये तो क्या फॉर्मेटिव, ठीक है। आपने बता दिया कि बेटा तुमने ये गलती की, ये अच्छा किया, ये खराब किया, आपने सब बता दिया, ये हो गया फॉर्मेटिव, तुरंत के तुरंत बता देना, पढ़ाई के दौरान बता देना। लेकिन जब आपने ये तो सब कर दिया, अब आपने पूरी साल बच्चे को पढ़ाया है, अब साल के अंत में एग्ज़ाम भी तो होता है ना, वार्षिक परीक्षाएँ तो होती हैं और छमाही परीक्षा भी तो होती है ना, तो वो जो आकलन होता है उसे कहते हैं समेटिव, ठीक है, यानी कि योगात्मक। ये साल के अंत में किया जाता है। अब आप जो मेन रिजल्ट निकालोगे ना बच्चे का, वो होगा योगात्मक, ठीक है, योगात्मक आकलन या समेटिव असेसमेंट, ठीक है, ये साल के अंत में किया जाता है, ध्यान रखना। ओके, और फिर मुख्य 3 तरह से प्रयोग में आता है ये, ठीक है, मुख्य 3 तरह से प्रयोग में आता है। इसमें 3 तरह से कैसे प्रयोग में आता है, क्या आता है 3 तरह से प्रयोग में? आकलन 3 तरह से प्रयोग में आता है मुख्य रूप से। कैसे कैसे? पहले आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, यानी कि सीखने का आकलन। अब आप देखो, सीखने का आकलन का मतलब क्या है? सुमेटिव असेसमेंट, मतलब सुमेटिव क्या था? योगात्मक। ये कब होता है? साल के अंत में, ध्यान रखना ये, ठीक है, कब होता है? साल के अंत में। तो जब हम देखते हैं सीखने का आकलन यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जहाँ ऑफ लर्निंग दिख जाए, जहाँ सीखने का आकलन दिखाई दे जाए, तो वो हमेशा सुमेटिव होगा। अब देखो, आपने कोई काम कर लिया और करने के बाद उसका आकलन कर रहे हो, आपने कोई काम पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और आप उसके बाद फिर उसका आकलन कर रहे हो, तो वो होगा किस में? योगात्मक में। वो होगा किस में? समेटिव में, क्योंकि अंत में कर रहे हो आप, ठीक है, क्या कर रहे हो? अंत में कर रहे हो, लास्ट में कर रहे हो। सीखने का आकलन यानी कि सीख आप चुके हो, सीखने का आकलन यानी कि आप क्या कर चुके हो? सीख चुके हो, तभी तो आप आकलन कर रहे हो। तो किस में जाएगा ये जाएगा समेटिव में, ठीक है, यानी कि योगात्मक, क्योंकि साल के अंत में हो रहा है, यानी कि काम के अंत में ये हो रहा है, ठीक है, समझ रहे होंगे शायद। दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्या? सीखने के लिए आकलन। ये के लिए है ना, तो के लिए मतलब फॉर, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये बहुत पूछा जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब यहाँ सीखने के लिए बात हो रही है, तो मतलब आप अभी सीखे नहीं हो, सीखने के लिए आकलन कर रहे हो, तो ये स्टडी के दौरान ही तो होगा। जो सीखने के लिए आकलन हो रहा है वो स्टडी के दौरान ही तो होगा, तो वो कौन सा होगा? फॉर्मेटिव, क्योंकि जो फॉर्मेटिव है ना, वो पढ़ाई के दौरान ही किया जाता है। यहाँ सीखने के लिए कर रहे हो, अभी सीखे नहीं हो, यहाँ सीख गए थे, यहाँ पूरा सीख गए थे, तो आपने क्या किया? आपने लास्ट वाला आकलन किया, ठीक है, क्या किया आपने? ऐसा आकलन किया क्योंकि आप सीख तो चुके हो। अब बच्चा जब सीख जाता है तो पेपर देता है, फिर रिजल्ट निकलता है लास्ट में ना, तो ऐसे ही।
तो जब सीखने का आकलन आए तो मतलब ये सोचना कि आप सीख गए हो, अब उसका आकलन करोगे तो वो आकलन जो आएगा वो तो उसी में आएगा जो साल के अंत में होता है, यानी कि समेटिव। लेकिन सीखने के लिए आ जाए तो आप ऐसा आकलन कर रहे हो जो आप क्लास में हो, पढ़ाई के दौरान कर रहे हो, ठीक है। तो होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि फॉर्मेटिव में आएगा ये, ठीक है। किसमें? फॉर्मेटिव में, पढ़ाने के दौरान, ठीक है। तीसरा जो आता है उसे कहते हैं असेसमेंट एस लर्निंग, ठीक है। क्या होता है? असेसमेंट एस लर्निंग, ओके। तो वो आता है वो आता है सेल्फ में, यानी कि अपना अपना ही आकलन स्वयं करें आप, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है। वो क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, उसे बोलते हैं असेसमेंट एस आएगा यहाँ पे, ठीक है, लर्निंग लिख लेना, यहाँ होगा असेसमेंट एस लर्निंग, ठीक है। तो पहला था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ में यानी कि सीखने का, मतलब आप सीख चुके हो अब आकलन कर रहे हो। सेकंड था सीखने के लिए आकलन, यानी कि अभी आप सीख रहे हो और आकलन कर रहे हो, ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव आता है। और जब तीसरा है असेसमेंट एस लर्निंग, ठीक है, तो वो आएगा सेल्फ में, ठीक है, यानी कि आप स्वयं का ही असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, ध्यान रखना। असेसमेंट एस लर्निंग आता है सेल्फ असेसमेंट में, ठीक है, क्योंकि आप आकलन कर रहे हो स्वयं का, ओके ओके, ध्यान रखना। पहला है सीखने का आकलन, दूसरा है सीखने के लिए आकलन, ठीक है, और तीसरा क्या था? असेसमेंट एज लर्निंग, यानी कि सीखने के रूप में आकलन। तो जब किसी के रूप में होता ना, यहाँ लिखना आप सीखने के रूप में आकलन, ठीक है, सीखने के रूप में आकलन, ठीक है, आकलन असेसमेंट एज लर्निंग। और जहाँ रूप में आकलन आ जाए, सीखने के रूप में आकलन आ जाए, वो तो स्वयं का ही आप करोगे, बच्चा स्वयं का ही असेसमेंट करता है, ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग, ओके। ये हो गया आपका असेसमेंट, यानी कि आकलन। दो पॉइंट आपने पढ़ लिए, मापन क्या है, आकलन क्या है। अब हम पढ़ेंगे मूल्यांकन क्या है, ठीक है। ये जो बता रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मूल्यांकन, ये बहुत पूछा जाता है भैया, इनको आपने रट लिया तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका इस टॉपिक में से, ठीक है। और इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं, 4-5 प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन देखिए इसको क्या लिखा है, किसी व्यक्ति या वस्तु या विषय आदि के गुण दोषों की जानकारी करके उसके बारे में सही निर्णय लेना, ठीक है, ये कहलाता है मूल्यांकन। ये क्या कहलाता है? मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशन, ठीक है, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो या विषय हो, इसके गुण दोषों के बारे में आप जानकारी कर लो, ठीक है। जैसे हम हैं, चलो सपोज करो हम ही हैं, हम व्यक्ति हैं ना, तो किसी व्यक्ति के गुण दोषों के बारे में आप जानकारी करो। आप कोई तो सोचते होंगे ये बहुत दुष्ट हैं जो इस तरह से उल्टी सीधी बात हमसे कर जाते हैं, कभी कभी चिल्ला कर बात करती हैं। एक बंदा कह भी तो रहा था ना कि इस तरह आप चिल्ला कर डांट कर बोलते हो, चिल्ला कर बोलते हो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप अच्छा बोलते हो। तो मूल्यांकन क्या है? आप ये मूल्यांकन ही तो कर रहे हो हमारा, और हम भी तो आपके कमेंट्स पकड़ के आपका मूल्यांकन करते हैं। आपके कमेंट्स देख लेते हैं, फिर देखते हैं आपके अंदर कितने गुण हैं, कितने दोष हैं। और आप भी जब हमारी वीडियोस देखते हो तो आप समझते हो कि कितने गुण हैं, कितने दोष हैं। हाँ, आप ये सब देखकर जब सही निर्णय लेते हो, जब आप सटीक जानकारी लेते हो और फिर निर्णय लेते हो, तो वही मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्हें हमारे बारे में रत्ती भर कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बकवास किए चले जाते हैं। तो वो मूल्यांकन हमारा कर रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि आपको पहले हमारे बारे में सही जानकारी होनी चाहिए कि हम कितने सही और कितने गलत हैं। उसके बाद आप जो निर्णय लोगे ना, वही मूल्यांकन कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी को भी गलत ठहरा दिया, अपनी मर्जी से किसी को भी सही ठहरा दिया, और आपने कह दिया कि मैंने तो निर्णय ले लिया है कि बंदा ऐसा है और मैंने तो मूल्यांकन कर लिया इसका। नहीं, वो मूल्यांकन नहीं है। मूल्यांकन वो है कि पहले आप उस बंदे के बारे में सारी चीज़ें जानो कि वास्तव में क्या है वो, ठीक है। और जब आपने जान लिया तब आप निर्णय लो कि हाँ ये सही है या गलत है। जब आप निर्णय लोगे ना, तब वो मूल्यांकन कहलाएगा, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। तो पहले किसी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले समझो कि वो है क्या, क्या सही बोलता है और क्या गलत बोलता है, पहले समझो, उसके बाद क्या हो
तब निर्णय लो, ठीक है, वही मूल्यांकन आपका। ओके, और ये जो मूल्यांकन होता है ना, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मापन क्या था, केवल मात्रात्मक था, केवल क्वांटिटेटिव था, लेकिन ये क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये गुण भी देखता है आपके, और आपकी मात्रा को भी, आपका मापन भी करता है, आपके गुणों का भी मापन करता है और आपकी संख्याओं का भी मापन करता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब जो मूल्यांकन होता है ना, वो कैसा होना चाहिए, ये वर्ड 100 बार पूछा हुआ है वो, कम से कम। ये जहाँ भी आ जाए ना, जहाँ सतत और व्यापक के बारे में लिखा हुआ आ जाए ऑप्शन में, आंख बंद करके टिक कर देना, वही सही होगा, ठीक है, आंख बंद करके टिक कर देना, वही सही होगा। प्रश्न पढ़ लेना और देखना कैसा मूल्यांकन मांग रहा है। तो जहाँ सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन आ जाए, वहीं राइट मार देना, ठीक है। देखिए अब ध्यान से इसे क्या है ये, तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यूअस, लगातार चलने वाला, और व्यापक, व्यापक यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों से रिलेटेड हो। व्यापक का मतलब एक विस्तार, एक बड़ा क्षेत्र, एक ब्राइड एरिया, ठीक है, जो ब्राइड एरिया को कवर करे, जो बड़े क्षेत्र को कवर करे। ओके, तो इसमें क्या कहा गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो। मूल्यांकन एक दिन दो दिन के लिए नहीं, शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए। यदि किसी ने हाई स्कूल में एडमिशन लिया है तो पूरी हाई स्कूल के लिए हो, ठीक है, शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, तथा जिसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि ऐसा मूल्यांकन जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो और जिसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो। शैक्षिक में क्या क्या आता है, शैक्षिक में आप जानते हो ना, जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आपने हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी सब कुछ किया है ना, तो ये हो गया शैक्षिक में, यानी कि एकेडमिक में। लेकिन गैर शैक्षिक क्या होता है, गैर शैक्षिक में ये आता है कि आप स्कूल में ये सब पढ़ते हो, ठीक है, अपने सारी क्लास पर आपने पढ़ ली, लेकिन स्कूल में इनके अलावा और भी तो काम होते हैं। और भी काम कैसे, आपको, आप अनेक तरह के जो उत्सव होते हैं आपके स्कूल में, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त मनाए जाते हैं ना, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं ये। और आपके यहाँ कभी कभी कोई जैसे यूनिटी डे होता है तो रैली निकाली जाती है, आपके यहाँ खेल खेले जाते हैं, डांस वगैरह की प्रतियोगिता होती है, और भी स्पीच वगैरह की प्रतियोगिता होती है। तो ये होती हैं गैर शैक्षिक, ठीक है, या पाठ्य सहगामी क्रियाएं। शैक्षिक वो होती हैं जो, जैसे आप हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी कर रहे हो, वो शैक्षिक हैं। लेकिन गैर शैक्षिक वो हैं जो खेल कूद इत्यादि हो, ठीक है, रैली समारोह हो, उत्सव टाइप के जो होते हैं आपके स्कूल में जो सिखाए जाते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं गैर शैक्षिक। ध्यान रखना, जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें कहते हैं गैर शैक्षिक। तो सतत व्यापक मूल्यांकन में क्या है, एक तो ये लगातार हो और शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, ठीक है, ये लगातार हो, शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो, शैक्षिक और गैर शैक्षिक इसमें दोनों पहलू शामिल हो, ठीक है। ओके, ध्यान रखना है इसे। तो देखिए अभी बताया था कॉन्टिन्यूस एवं कॉम्प्रिहेंसिव, ये ना, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार, यानी कि संपूर्ण अवधि के लिए लगातार हो। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, व्यापक जो होता है, बड़ा क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र में शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों आते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा और बढ़कर पढ़ना, ठीक है, थोड़ा और ध्यान से पढ़ना। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है, देखो, जो अभी हमने आपको बताया ये वही है, कुछ नहीं है, ठीक है, ये वही है जो हमने अभी आपको बताया। व्यापक का मतलब क्या है, इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों शामिल होने चाहिए। मूल्यांकन कैसा हो, जिसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों शामिल हो। तो एकेडमिक क्या है, एकेडमिक शैक्षिक है, जो विद्यालय स्तर पर होता है, जानते हो ना, ये शैक्षिक है। एकेडमिक क्या है, शैक्षिक है, जो विद्यालय स्तर पर होता है। यहाँ आप इंटर, बीए, बीएससी कर लेते हो ना, तो एकेडमिक है ये। इसे बोलते हैं स्कूलिस्टिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्कूलिस्टिक, ठीक है। दूसरा होता है नॉन एकेडमिक। नॉन एकेडमिक में क्या आता है, जो हमने बताया था शैक्षिक और गैर शैक्षिक, तो ये वाला तो हो गया शैक्षिक में, ये हो गया गैर शैक्षिक में। इसमें होता है नॉन एकेडमिक में क्या आता है, खेल कूद, स्पोर्ट्स, ये सब आता है, डांस वांस सब आता है, ठीक है। इसे बोलते हैं को सोशलिस्टिक, ठीक है, को स्कूलिस्टिक, ओके, को स्कूलिस्टिक, ध्यान रखना। ये होती है पाठ्यक्रम क्रियाएं और एक तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ठीक है, ध्यान रखना। आप समझ गए होंगे, जब हमने पिछले वाले पेज में आपको बताई दिया था शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो, तो ये वही शैक्षिक और गैर शैक्षिक पहलू शामिल हो रहे हैं इसमें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, बड़ा क्षेत्र है ना इसका, कोई एक क्षेत्र नहीं है इसका, तो पूरा बड़ा क्षेत्र है। ओके, इसको नीचे वाली लाइन को देख लो, इसको देखो,
स्कूलिस्टिक प्लस को स्कूलिस्टिक, इन दोनों से बच्चे का होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चे का सर्वांगीण विकास आपको करवाना है तो आपको क्या करना होगा, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्रियाओं का मूल्यांकन करना होगा, दोनों क्रियाओं को यहाँ पर रखना होगा, तब बच्चे का पूरी तरह से अच्छी तरह से सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, अब मूल्यांकन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लीजिए बस क्या क्या है। देखिए पहला पॉइंट है मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, पठन पाठन पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया का ये अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन नहीं होगा ना, किसी बच्चे का यदि मूल्यांकन नहीं होगा तो बच्चा ना पढ़ेगा ना लिखेगा ना कुछ करेगा, क्योंकि उससे पता है कि सर जी कोई टेस्ट लेने वाले हैं नहीं है, पेपर होने वाला है नहीं, तो क्या होगा पढ़ लिख कर। आपको भी पता हो कि सीटेट की परीक्षा दे दो लेकिन रिजल्ट आएगा ही नहीं कभी, तो क्या रिजल्ट, तो क्या परीक्षा दोगे, नहीं दोगे, कोई मतलब नहीं, रिजल्ट ही नहीं है, कभी आना ही नहीं है, तो क्या होगा परीक्षा देके। तो मूल्यांकन क्या है, पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, दूसरा है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हमने कहा आपसे ये कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन है। ठीक है, निरंतर और सतत प्रक्रिया है, ये लगातार चलती है ये। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चलती है। तो मूल्यांकन क्या है, एक तो पठन पाठन प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, दूसरा क्या है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और इस मूल्यांकन से क्या होता है कि इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मापन किया जाता है। बच्चे के जो पक्ष है ना, बच्चे के क्या बड़े के सबके होता है ये, तो कि मूल्यांकन में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का मापन किया जाता है, एक का नहीं तीनों का। बच्चे को कितना ज्ञान है ये चेक किया जाएगा उसके पढ़ाई लिखाई के आधार पर, कितना भाव है इसके अंदर, ये बच्चों को मारता पीटता तो नहीं रहता है, ये सबसे प्रेम का व्यवहार करता है कि नहीं करता, ये समूह बनाकर रहता है नहीं रहता, इसका भाव कैसा है देखा जाता है ना। और क्रियात्मक, क्रियात्मक कोई कार्य करने के लिए दे दिया, करके सीखने वाले काम की कहा तो बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा, कितना सक्रिय है। तो ये जो मूल्यांकन है इसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को देखा जाता है। ठीक है, तीनों का मापन किया जाता है। और मूल्यांकन कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक, हमने बताई दिया आपको, दोनों प्रकार का होता है। ये व्यापक प्रक्रिया है। आकलन क्या थी, छोटी सी प्रक्रिया, संक्षिप्त प्रक्रिया थी आकलन, केवल आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और देखते जा रहे हो कि हाँ बच्चा कैसा पढ़ रहा है और क्या क्या कर रहा है, किस तरह बैठा है, तो आप आकलन कर रहे हो, छोटी प्रक्रिया है। लेकिन मूल्यांकन का व्यापक प्रक्रिया है, ये सतत और व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, ध्यान रखना। मूल्यांकन का अर्थ यदि देखें तो मूल्यों का अंकन करना है और वस्तु का मूल्य निर्धारण करना है। ठीक है, अब मूल्यांकन की बड़ी छोटी सी विशेषताएं हैं, ये देख लो, छोटी क्या बहुत बड़ी हैं, लेकिन यहाँ बहुत शॉर्ट में बताया गया है, देख लीजिए आप। मूल्यांकन विशेषता क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहले वैधता यानी कि वैलिडिटी, तो वैलिडिटी का मतलब होता है जिसके बारे में वो जानना चाह रहा है वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे, वही वैध मूल्यांकन कहलाता है। आप किसी के बारे में कुछ जानना चाह रहे हो और आप वास्तव में उसी चीज़ का परीक्षण करें। आप जानना चाह रहे हो कि ये जो बच्चा है ये एक किसी टॉपिक के विषय में बड़ा अच्छा जानता है, ठीक है, और अब आप उसी बच्चे का परीक्षण करो उसी बात को लेकर। तो यदि आप उसी बात को लेकर परीक्षण कर रहे हो तो वही वैध मूल्यांकन कहलाता है। वैध यानी कि वैधता यानी कि वैलिडिटी। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपने किसी बच्चे के बारे में जाना कि वो जो बच्चा है ना, जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, जो 10th क्लास में पढ़ रहा है, उस बच्चे को पढ़ाई के अलावा और भी काम आता है और वो मोबाइल रिपेयरिंग करना जानता है। ठीक है, आपको पता पड़ा कि वो बच्चा मोबाइल रिपेयरिंग भी करना जानता है। अब आपने क्या किया, आप उसका मूल्यांकन करना चाह रहे हो, तो आप मूल्यांकन कैसे करोगे। आपका मोबाइल ख़राब हो गया, आपने बच्चे को 10th क्लास के बच्चे को अपना मोबाइल पकड़ा दिया, ले भाई ये मोबाइल सही करो, मैंने सुना तू सही कर देता है, सही करियो। तो उस बच्चे ने मोबाइल ले लिया और जब वो मोबाइल बनाकर आपको सही करके दे देगा तो आप समझ जाओगे कि वास्तव में जानकार है। तो ये हो गया वैध मूल्यांकन। ठीक है, क्या होगा, वैध मूल्यांकन, यानी कि वैधता इसकी सिद्ध हो गई। ठीक है, इसकी वैधता सिद्ध हो गई। सिद्ध कैसे हो गई, क्योंकि आप यही तो जानना चाह रहे थे ना कि वास्तव में मोबाइल सही कर लेता है नहीं कर लेता। आप जानना चाह रहे थे, आपने मोबाइल दिया, खराब मोबाइल, उसने सही करके दे दिया। तो यही लिखा है कि जिसके बारे में वो जानना चाह रहा है ना, वास्तव में उसी बात का परीक्षण करें। आपने मोबाइल के बारे में जानना चाहा कि सही कर देता है कि नहीं कर देता, तो आपने उसी का परीक्षण किया। अब आपने देखा सही कर देता है तो उसकी वैधता बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि उसने सही कर दिया, तो यही वैध मूल्यांकन है। ठीक है,
सेकंड पॉइंट है विश्वसनीयता। जब विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थितियों में किसी प्रश्न का उत्तर एक जैसा होगा तो वह मापन विश्वसनीय कहलाएगा। ठीक है, जब विभिन्न तरह का टाइम हो, अनेक टाइम हो, अनेक टाइम क्या, एक बार जब आप 5 साल के थे, दूसरी बार जब आप 10 साल के थे, तीसरी बार आप 15 साल के हो, फिर आप 25 साल के हुए। ठीक है, ऐसे करो। क्या, जब विभिन्न, विभिन्न नहीं 1 2 3 4 5 कई स्थिति है ना, विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में। अब जब आप 5 साल के थे ना, तब भी आप कभी ना कभी गिरे होंगे। चलो गिरने की सोच लो, आप गिरे होंगे, कहीं पैर अटका आपका और आप गिर गए। 10 साल के थे तब भी किसी ने धक्का दे दिया और आप गिर गए। 15 साल के थे, आप साइकिल चला रहे थे, आप गिर गए। 25 साल के थे, आप चलते चलते गिर गए। ठीक है, जब विभिन्न, यानी कि हैं तो विभिन्न, 1 2 3 4 5 कितनी भी हैं, जितनी 5 10 जितनी भी हैं, है तो विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में, एक जैसी परिस्थिति में, परिस्थिति क्या रही आपकी, आप गिरे, आप गिरे, आप गिरे, आप गिरे, गिरे ना। विभिन्न परंतु एक जैसी परिस्थिति में किसी प्रश्न का उत्तर एक जैसा होगा तो वह मापन विश्वसनीय कहलाएगा। परिस्थिति, यहाँ बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आप परिस्थिति आपकी एक जैसी रही, आप हर जगह गिरे 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 ना, तो उत्तर जहाँ एक जैसा होगा, उत्तर जहाँ मिलेगा कि भैया मैं हर जगह गिरा ही गिरा, तो वह मापन विश्वसनीय कहलाएगा। चाहे साइकिल से गिरूं, चाहे पैदल गिरूं, चाहे ठोकर खा के गिरूं, चाहे कैसे भी गिरूं। ठीक है, ये उदाहरण ले लिया, लेकिन ये उदाहरण लेना मत, बस हमने आपको समझाने के लिए ले लिया वैसे ही। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत सारी स्थितियां हों, आप किसी भी उम्र के रहे हो, आप कहीं भी हो, आप किसी भी दुनिया में जाओ, ठीक है, बहुत सारी स्थितियां हों, लेकिन वो स्थिति लगभग एक जैसी हो अलग अलग टाइम पर, हो अलग अलग टाइम पर, लेकिन हो एक जैसी। जैसे हमने आपको बताया ना, 5-10 साल, आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, 20 साल के थे, 25 साल के थे, तो विभिन्न स्थितियां तो विभिन्न थी, एज तो आपकी बढ़ती चली गई या कम होती चली, कुछ भी हुआ, लेकिन परिस्थिति एक जैसी रही कि आप गिरे हो कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो जब ये जो है, इन सब का उत्तर एक आएगा कि गिरे कौन, आप गिरे, गिरे ही गिरे। ठीक है, तो उत्तर क्या मिला, गिरना। उत्तर क्या मिला, गिरना। जब उत्तर एक जैसा होगा अनेक स्थितियों में, लेकिन एक जैसी परिस्थिति होगी उसमें, तो क्या ये मापन विश्वसनीय कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कुछ समझ लेना। ठीक है, और व्यवहारिकता, व्यवहारिकता क्या है, प्रक्रिया, लागत, समय, प्रयोग, सरलता की दृष्टि से वास्तविक एवं व्यवहार कुशल होना चाहिए। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ना, कैसी होनी चाहिए, व्यवहार कुशल, तभी तो व्यवहारिकता कहलाएगी कि व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल होनी चाहिए। ठीक है, व्यापकता का मतलब क्या है, इसमें सारे गुणों का मापन होता है। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा, हर जगह व्याप्त है। ठीक है, व्यापकता मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कि इसमें सारे गुणों का मापन होता है। ओके, और वस्तुनिष्ठता में तो आप जानते ही हैं कि जब कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ना, तो आप जानते हो ना, एक के 4-4 ऑप्शन होते हैं, आप जानते हो ना, लेकिन उनमें उत्तर कैसा होता है, एक ही उत्तर होता है। ठीक है, क्या होता है, एक ही उत्तर होता है। तो वस्तुनिष्ठता क्या है, जिस मूल्यांकन में एक ही उत्तर हो। ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने, मापन, मूल्यांकन और आकलन। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश से करना, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, और अब आप सो जाना, हमें भी बहुत जोर की नींद लगी हुई है। ठीक है, आज हम सोच रहे थे कई टॉपिक क्लियर करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा मन भी थोड़ा ख़राब सा हो गया, इसलिए फिर नहीं हमने यहाँ पर आए हम कोई वीडियो लेकर। ठीक है, चलिए खैर, आप ये समझ जाना। ठीक है, मापन, आकलन, मूल्यांकन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छी तरह पढ़ लेना और इन शब्दों को देख लेना क्या क्या है, क्योंकि इसमें एक एक शब्द ऐसे हैं जो आपको एक एक नंबर देकर ही जाएंगे। ठीक है, परेशान मत होना, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, मिलते हैं कल फिर। ओके, चलिए बाय, राधे राधे, राम राम। कुछ नहीं समझ आए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, रात के टाइम दिमाग थोड़ा कम चलता है ना, इसलिए हमारा। चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, मस्त रहिए।